तो गाइज आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, तुम जरूर चीटिंग कर रहे हो, तुम कैसे हरा सकते हो उस होली सोर्ड ग्रैंडिस को जिसे आसमान ने खुद एक पुराने माएस्त्रो को दिया था। ये सुनकर लाइट एकदम चौंक जाता है। वो गहरी आवाज में पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? काइडो घमंडी हंसी हंसता है, जैसे सब जानता हो, क्योंकि मेरी रगों में माएस्त्रो का खून बहता है, मुझे लोग सबमरो कहते हैं। ये सुनते ही लाइट का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में सख्ती और सदमा दोनों दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद उसे माएस्त्रो के बारे में कोई सुराग मिला था। और बस इसी पल लाइट अपने पूरे प्लान बदल देता है। वो गोल्ड और नेम की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने मन बना लिया है, इन्हें यहीं मारने के बजाय मैं इन्हें पकड़कर अबिस में ले जाऊंगा। वहां मैं हर संभव तरीका इस्तेमाल करूंगा ताकि इनके अंदर छिपी हर एक रत्ती भर जानकारी निकाल सकूं। फिर फैसला करूंगा कि इनका क्या करना है। काइडो अभी भी अपनी औकात नहीं समझ रहा। वो लाइट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम समझते नहीं हो ना, मेरी स्वॉर्ड मुझे सीधे आसमान से मिली है। ये किसी आम इंसान को नहीं दी जाती। हीरो जैसे हम शुरुआत से ही अलग पैदा होते हैं। इसके बाद वो बिल्कुल घटिया नस्ल भरे ताने मारना शुरू कर देता है। वो लाइट से कहता है, हमारी जीन्स भी तुमसे अलग हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं, बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। लाइट उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। वो गोल्ड और नेम की तरफ मुड़कर शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, काइडो से मैं खुद निपट लूंगा, तुम दोनों जून को संभालना, उसे जिंदा पकड़ना है। नेम और गोल्ड दोनों बिना एक पल गवाए हथियार निकालकर लाइट के आदेश मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जून वो बिल्कुल अलग आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा देता है। वो कहता है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, कोई बैटल मेज नहीं, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मुझे आसानी से गिरा लोगे तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जैसे ही वो उंगली चटकाता है, उसके पीछे परछाइयों में खड़े दो होडेड फिगर्स अचानक बाहर आते हैं और कुछ ही पलों में अपने शरीर को भयानक विकृत राक्षसों का रूप दे देते हैं। ऐसे राक्षस जिनके शरीर कई अलग अलग जीवों के जोड़े गए हिस्सों से बने थे। जून उत्साह से चमकती आंखों से समझाने लगता है, ये मेरी बनाई हुई काइमेराज हैं, ह्यूमन, ऑर्क और ट्रोल के मिश्रण से बनी हुई। लेकिन एक दिक्कत है, इन्हें स्थिर करने के लिए कई इंसानों की आवश्यकता पड़ती है। मैं गर्व से जोड़ता हूं, इस तकनीक से स्तर 200 की मामूली क्रीचर्स भी 500 स्तर के मॉन्स्टर्स जितनी ताकतवर हो सकती हैं। लाइट एक दानव के चेहरे की झलक पकड़ता है और तुरंत पहचान जाता है, वही आदमी, वही जिसने उसी सुबह उससे बात की थी, उसे बधाई दी थी। ये देखकर लाइट के दिल में गहरी उदासी उतर जाती है, लेकिन वो समझता है कि अब उसके बस में कुछ नहीं है। वो शांत लेकिन भारी आवाज में गोल्ड और नेम से कहता है, इन्हें जल्दी से मुक्ति दो और ध्यान रखना जून भागने न पाए, उससे मैं बाद में निपटूंगा। जून बस पागलों की तरह हंसता है और आदेश देता है, मॉन्स्टर्स अटैक। लेकिन गोल्ड और नेम सिर्फ एक ही वार में उन दानवों को चीर देते हैं। जून फिर मुस्कुराता है, एक शातिर आत्मविश्वासी मुस्कान, इतनी आसानी से मेरे मॉन्स्टर्स नहीं मरते। और जैसा उसने कहा, वो राक्षस दोबारा उठ खड़े होते हैं, तैयार दूसरे राउंड के लिए। काइडो भी अब हमला करने का फैसला करता है। वो अपनी जादुई तलवार से तेज चमकती हुई लाइट ब्लेड्स लाइट पर चलाता है। लाइट आसानी से उन्हें डॉज करता है, पीछे हटता है, लेकिन अगली बौछार सीधे उसकी ओर बरसती है। उधर दूसरी तरफ हाइब्रिड मॉन्स्टर नेम पर झपटता है। नेम तेजी से पीछे कूदते हुए उसकी बाहों पर वार करती है, चिल्लाते हुए, प्लीज आसानी से गिर जाओ ना। गोल्ड हंस पड़ता है, क्या हुआ नेम, तुम्हारा वो मशहूर कॉन्फिडेंस कहां गया? वो झुंझलाकर जवाब देती है, ज्यादा मत बोल गोल्ड, तुम भी अपने जैसे नहीं लग रहे। गोल्ड ठहाका लगाता है, अरे मैं तो बस वार्म अप कर रहा हूं। दूसरा दानव गोल्ड पर टूट पड़ता है। गोल्ड सीधा टकराव लेता है, लेकिन दानव अंतिम पल में डॉच करता है और पलटवार करता है। गोल्ड ढाल से उसे रोक तो लेता है, लेकिन धक्का खाकर पीछे सरक जाता है। जुन फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसता है, सरेंडर कर दो, अगर ऐसा करोगे तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में तुम पर थोड़ा नरमी बरतूंगा। नेम कांपती हुई आवाज में गोल्ड से पूछती है, गोल्ड, क्या हम ये फाइट खत्म कर सकते हैं? मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। गोल्ड भी गंभीर होकर सिर हिलाता है, हाँ, अब बस। दोनों अपने अंतिम हमलों की तैयारी करते हैं। नेम की डैगर से बैंगनी रोशनी फैलने लगती है, एक अजीब डरावनी चमक, जबकि गोल्ड की तलवार से तेज सफेद प्रकाश फैलने लगता है।
जैसे ही वे वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जुन अब भी पूरे आराम से मुस्कुरा रहा होता है, दावा करते हुए, मेरे हाइब्रिड्स की रीजनरेशन अद्भुत है, इन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। लेकिन उसकी हंसी अचानक गले में ही अटक जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके राक्षस रीजनरेट ही नहीं कर रहे, बल्कि उनके हमले के बाद वे धीरे धीरे राख में बदल रहे हैं। वो अविश्वास में पागलों की तरह आगे दौड़ता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन नेम तुरंत आगे बढ़ती है, उसकी रक्त रेखा को हमेशा के लिए वहीं खत्म कर देती है। उधर दूसरी तरफ लाइट अपनी बर्फ की जादू से काइडो को पूरी तरह दबा देता है। काइडो लड़खड़ाते हुए पीछे गिरता है और जमीन पर धम्म से गिर जाता है। लाइट धीरे धीरे उसकी ओर चलता है और गुस्से भरी आवाज में पूछता है, लड़ाई शुरू तुमने की थी, अब क्यों डर रहे हो? लाइट की ये बात काइडो को उस पुराने अपमान की याद दिलाती है, माया के भाई की, जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की थी और उसके चेहरे पर मुट्ठी तक दे मारी थी। ये यादें उसकी नसों में फिर से घृणा और जहर भर देती हैं। वो गुर्राता है, इंसान हमसे कमतर है, इन्हें तो इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। क्रोध में पागल काइडो उठ खड़ा होता है और अपनी लेजेंडरी तलवार ग्रांडियस की असली शक्ति सक्रिय कर देता है। तलवार आसमान तक फैल जाती है, एक चमकता हुआ दानवी ब्लेड। जब काइडो उसे लाइट की दिशा में झटकता है तो लाइट पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। लाइट ध्यान से तलवार को देखता है और समझ जाता है कि उस पर कई तरह के जादू चढ़ाए गए हैं और वो तलवार से ज्यादा एक लहराती, मुड़ती हुई चाबुक की तरह बर्ताव कर रही है। दूर से नेम और वोल्ड ये दृश्य देखते हुए कहते हैं, एक लो रैंक किसान के लिए तकनीक वाकई दिलचस्प है, लेकिन लाइट के सामने इसकी कोई औकात नहीं। काइडो और गुस्से से पागल हो जाता है। भागना बंद करो लाइट, एक ही वार और तुम्हारी पूरी रक्त रेखा खत्म हो जाएगी। लाइट बस हंस पड़ता है, तुम अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। वो हवा से नीचे उतरता है, अपने हाथ फैलाकर धरती पर खड़ा हो जाता है, काइडो को खुला चैलेंज देते हुए, चलो मारो मुझे। गुस्से में अंधा काइडो पूरी ताकत से तलवार झटकता है। वो वार लाइट के कंधे पर सीधे जबरदस्त शक्ति के साथ पड़ता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लाइट वहीं खड़ा है, बिना एक खरोंच के, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, और कहता है, बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारी? ये बात काइडो का दिमाग झकझोर देती है। वो पागलों की तरह तलवार लहराने लगता है, विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि उसे अपनी ही लेजेंडरी तलवार के साथ हराया जा सकता है। लेकिन लाइट जल्दी ही इस तमाशे को खत्म कर देता है। वो तलवार पर लगे जादू को चकनाचूर कर देता है और काइडो के चेहरे पर एक जोरदार अपरकट मारता है। काइडो जमीन पर गिरता है, चेहरा खून से लथपथ, और लाइट उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में घृणा और क्रोध भर जाता है। लाइट ठंडी गंभीर आवाज में कहता है, मैं तुमसे हर संभव जानकारी निकालूंगा, चाहे किसी भी उपाय का इस्तेमाल करना पड़े, और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम खुद मौत की मीठी मुक्ति की भीख नहीं मांगोगे। काइडो तुरंत समझ जाता है कि अब उसकी हार निश्चित है। उसका स्वभाव बदल जाता है। वो लाइट के सामने झुकता है, कृपा की भीख मांगते हुए कहता है, मैं एल्फ्स के क्विंडम से हूं और कभी मैं लेजेंडरी व्हाइट नाइट्स का अगला कप्तान बनने वाला था। लाइट उसे घृणित निगाहों से देखता है और पूछता है, कैसे हिम्मत की तुम्हें खुद को हीरो कहने की, जब तुम इतनी आसानी से झुक रहे हो? सच्चे हीरो तो माया के साथी थे, जिन्होंने अपनी जान दी लेकिन अंत तक लड़े। लाइट अपना मास्क हटा देता है और कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ते हुए बस एक खरोंच भी लगा पाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन काइडो ये स्वीकार नहीं करता और भागने लगता है। विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि ये उसके साथ हो रहा है। फिर भी काइडो माया को जिस तरह तड़पाया था उसी तरह माया के साथी को भी पीड़ा देना चाहता है। वो अपनी सोलर रे का इस्तेमाल करता है और एक एल्फ की टांग पर हमला करता है, जिससे वो दर्द में जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद दोनों एल्फ बंध जाते हैं। लाइट माया की गिरी हुई पार्टी के सदस्यों को उठाता है। वो कहता है, इतने सारे राक्षसों के बीच हम उन्हें इस डंजन में दफन नहीं कर सकते, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके सभी को अबिस में ले जाते हैं। जब एल्फ अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने उन्हें एक विशाल थ्रोन रूम दिखाई देता है। वे पूरी तरह से हैरान परेशान थे, लेकिन लाइट शांत रहते हुए बताता है कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन डोगास की सबसे निचली लेयर पर हैं और यहीं वे रहते हैं। जून तुरंत चौंक कर बोल पड़ता है कि कोई इंसान दुनिया के सबसे घातक डंजन की तलहटी में कैसे रह सकता है, लेकिन नेम उसे एक जोरदार किक मारकर खामोश कर देती है। तभी लाइट के चारों वफादार सेवक वहां पहुंचते हैं, उसे सम्मान से स्वागत करते हुए। वे गुस्से में पूछते हैं कि ये दोनों एल्व्स आखिर हैं कौन। लाइट ठंडे स्वर में सारी सच्चाई बताता है कि ये नीच एल्व्स इंसानों पर बेहुदा और अमानवीय प्रयोग कर रहे थे, जिनकी वजह से बेगुनाह इंसानों की मौत हुई, और वो भी बिना किसी वजह के। ये सुनते ही माहौल अचानक भारी और डरावना हो जाता है।
उन एल्व्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि केवल खड़ी हुई इन 4 महिलाओं की आभा ही उन्हें बता देती है कि वे कितने ज्यादा कमजोर और असहाय हैं। मैं बड़े ठंडे भाव से पूछती है, मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि हम इन्हें ऐसी दर्दनाक यातना दे जो इनकी रूह तक हिला दे? बाकी सभी भी सहमत होते हैं। हर कोई अलग अलग भयानक तरीके बताने लगता है जिनसे वे इन एल्व्स को मारना चाहते हैं, लेकिन लाइट बेहद शांत आवाज में आदेश देता है, ये दोनों जिंदा रहेंगे जब तक मैं इनसे सारी जानकारी ना निकाल लूं। उसके बाद इन्हें मैं खुद मारूंगा। चारों सेवक बिना एक पल सोचे उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद लाइट गोल्ड और नेम की तरफ मुड़कर कहता है कि वे मियां के भाई को पूरी तरह ठीक करें और उन 2 बहादुर दोस्तों के लिए एक सम्मानजनक समाधि तैयार करें। कुछ समय बाद जब माया जागती है तो खुद को एक सराय के कमरे में पाती है और लाइट उसके बगल में बैठा उसकी देखभाल करते हुए नजर आता है। वह उलझन में धीमी आवाज में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। लाइट बहुत नरमी से उसे पूरी कहानी बताता है। वह उससे झूठ कहता है कि उसे डंजन में बेहोश मिला था और वह उसे सुरक्षित जगह लेकर आया। ये सुनते ही माया एकदम घबराकर कमरे में अपने दोस्तों और भाई को ढूंढने लगती है। उसे सिर्फ अपना भाई दिखाई देता है जो बगल के बिस्तर पे गहरी नींद में सो रहा था। लाइट समझाता है वह हीलिंग स्लीप में है, उसके जख्म बहुत गंभीर थे, लेकिन चिंता मत करो, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा हल्का होता है, लाइट की आवाज अचानक भारी हो जाती है। वो धीमे से कहता है कि वो उसके दोस्तों को बचा नहीं सका। उसकी आंखें झुक जाती हैं और वो माया के सामने सिर्फ कुछ बालों के गुच्छे रख देता है जो उसने मुश्किल से वहां से पाए थे। ये दृश्य किसी बेरहम सच्चाई की तरह लगता है, जैसे किसी बर्बर दुनिया की अंतिम निशानी। ये देखते ही माया टूट जाती है। वो अपने दोनों दोस्तों की याद में रो पड़ती है। उसकी आवाज दबी हुई सिसकियों में बदल जाती है, लेकिन इस दर्द के बीच भी उसे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसका भाई अब भी जिंदा है, एक ऐसा सहारा जिसके साथ वो अपना ये बोझ बांट सकती है। अगली सुबह लाइट और उसकी टीम फ्रंट डेस्क पर पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए उसे रैंक सी में प्रमोट कर देती है। लाइट हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने गिल्ड से झूठ कहा था कि वो एल्व्स उसके हाथ से भाग गए, जबकि असलियत कुछ और ही थी। लेकिन रिसेप्शनिस्ट समझाती है कि केवल उन 2 एल्व्स की जानकारी ही इतनी अहम थी कि ये प्रमोशन जायज है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात माया और उसके भाई से होती है। दोनों की हालत देखकर लगता नहीं कि वे कल ही अपने दोस्तों को इतने हिंसक तरीके से खोकर आए हैं। दोनों शांत और संयमित खड़े थे। वे लाइट को बताते हैं कि वे एडवेंचरर बनना छोड़ रहे हैं और अपने घर वापस लौट रहे हैं। लाइट उलझन में पूछता है, क्यों? तुम लोग नई पार्टी क्यों नहीं बना लेते? माया धीमे कांपती आवाज में कहती है, मैं इस ट्रॉमा के साथ नहीं रह सकती। नहीं। उसका भाई जोड़ता है, हमारी बचपन की टीम उन्हीं दोस्तों के साथ थी। उनके बिना पार्टी बनाना गलत लगेगा और हमें उनके सामान और यादें उनके परिवारों तक पहुंचानी है। लाइट समझ जाता है। वो दोनों को शुभकामनाएं देता है और वादा करता है कि वे एक दिन जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वो गोल्ड और नेम को आदेश देता है कि वे सब संभालें, जबकि वो खुद एबिस लौटता है। जैसे ही लाइट एबिस में पहुंचता है, मे और एली तुरंत उसकी ओर बढ़ती हैं। वे उसे गर्म चाय पेश करती हैं और उन तमाम नोट्स का मोटा सा पुलिंदा सौंप देती हैं जो उन्होंने उन दोनों एल्फ से जानकारी निकालते हुए तैयार किए थे। एली गंभीर आवाज में बताती है कि सब मेस्ट्रो कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो कोई भी हो सकता है जिसका किसी भी रूप में मेस्ट्रो से संबंध हो और जो बेहद आसानी से लेवल बढ़ा पाता हो, उसे सब मेस्ट्रो कहा जाता है। मैं आगे जोड़ती है कि वाइल्ड नाइट ग्रुप का हर एक सदस्य अपने आप में एक सब मेस्ट्रो है और केडो इस मामले में कोई खास या अनोखा इंसान बिल्कुल नहीं था। इसके बाद वो एक और चौंका देने वाली बात बताती है कि उन दोनों एल्व्स ने कहा है, अगर नया मेस्ट्रो नहीं मिला तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर लाइट कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह जाता है। दुनिया नष्ट? सिर्फ एक मामूली सी भूमिका की वजह से? उसे ये बिल्कुल बेमतलब लग रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तबाही किसी इतनी छोटी बात से कैसे जुड़ सकती है। फिर भी वो समझ जाता है कि अगला कदम साफ है। अब उन्हें व्हाइट नाइट्स को पकड़कर पूछताछ करनी होगी। लाइट एली से केडो और जॉन के बारे में पूछता है। एली बिना झिझक एक जादुई स्क्रीन दिखाती है जिसमें दोनों एक परगेटरी रियल में खून खोला देने वाली यातनाएं झेलते हुए नजर आते हैं। लाइट ठंडे स्वर में कहता है कि इनका काम पूरा हो चुका है और फिर वो एक खास स्पेल कार्ड निकालता है। ऐसा स्पेल जो किसी को सबसे क्रूर और भयावह तरीके से मौत देता है। एक पल में कार्ड सक्रिय होता है और केडो तथा जॉन दोनों उसी नर्क में हमेशा के लिए मिट जाते हैं। उसके बाद वह एली की तरफ मुड़ता है। क्या हम अपने प्लान के अगले चरण के लिए तैयार हैं? एली के चेहरे पर एक धीमी लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो कहती है, हम पूरी तरह तैयार हैं।
व्हाइट नाइट साशा को पकड़ने के लिए, वही एल्फ जिसने सालों पहले आपको धोखा दिया था। लाइट की आंखों में एक ठंडी चमक उभर आती है। वो सोचता है उस मीठे क्षण के बारे में जब साशा उसके सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगेगी, और वो अपनी योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ अंत होता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और एनीमे कवर करूं तो कमेंट में उसका नाम लिख दो। अगर वो अच्छा हुआ तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर।